हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए हम आज यूनिट 1 को हमने स्टार्ट किया है और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह बहुत इम्पोर्टेंट हमारा सेशन है और इसके अंतर्गत हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पुरातात्विक स्रोत आर्कोलॉजिकल सोर्सेस को अध्ययन करेंगे। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट यह सेशन है और यहाँ से जो है ना एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। इससे प्रीवियस का सेशन अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देखिए। उसमें हमने लिटरेरी सोर्सेज साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन किया है। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट 2024 की एग्जामिनेशन हिस्ट्री से टारगेट कर रहे हैं उनके लिए डेली लाइव लेक्चर्स हैं, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन है। यह जो हमारा कंप्लीट कोर्स है इसकी फीस है 10,000 रुपए। इस पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 8,000 में यह कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है विद पेपर 1, क्योंकि पेपर 2 पर पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह ऑफिशियल नंबर्स है, इन पर आपको कांटेक्ट करना है और आज ही पेपर 2 हिस्ट्री के बैच को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ सर्च कर लेना, ठीक है। उसके बाद कंटेंट के सेक्शन से आप जो है ना वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। सो आज के पर्टिकुलर सेशन में पुरातत्व की उत्पत्ति और विकास के बारे में हमें क्या करना है, जान लेना है। सो सबसे पहले देखिए भारतीय पुरातत्व की उत्पत्ति एवं विकास को जानेंगे कि किस प्रकार से भारतीय पुरातत्व का विकास हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए यूरोपियन लोगों ने भारत में पुरातात्विक कार्य का जो है ना प्रारंभ किया है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, कि भारत में जो है पुरातत्व कार्य का प्रारंभ किसने किया है, तो यूरोपियन ने। किन्होंने, यूरोपियन ने। सो प्रसिद्ध प्राच्यविद्य सर विलियम जोन्स जो है इन्होंने 1784 में जो है ना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कहाँ की, कब की, ठीक है। कलकत्ता में की, कब की, 1784 में, ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्रोनोलॉजी के अनुसार सेट करने के लिए जो है ना प्रश्न पूछे गए हैं। इसका अर्थ यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रारंभ में सोसाइटी का कार्य था भाषा एवं साहित्यिक स्रोतों तक ही सीमित था, माने ट्रांसलेट करने का कार्य जो है ना एशियाटिक सोसाइटी किया करती थी। लेकिन बाद में जो है ना यह जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसने अपना ध्यान जो है ना पुरातत्व की ओर बढ़ाया, है ना, और बड़ी मात्रा में जो है पुरातत्व सामग्री जो है ना उसको एकत्रित की। अब एकत्रित करने के बाद जो है ना पढ़ने की समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक है। सामग्री तो हमारे पास आ गई है ना। मान लीजिए कि आपको संस्कृत नहीं आती है ना, और संस्कृत नहीं आती लेकिन संस्कृत की किताब आपके पास है और आपको पढ़ना है ना, तो पढ़ने की यहाँ भी समस्या आ गई। सो इस समस्या का समाधान किया जेम्स प्रिंसेप ने, है। इन्होंने 1837 में जो है यह सोसाइटी के एक मंत्री थे जेम्स प्रिंसेप। इनके द्वारा सबसे पहले जो है ना लिपि, ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ के, है ना, पढ़ा गया, ठीक है। दाएं से बाई लिखी जाती है, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि श्रीलंका प्रशासकीय सेवा के अधिकारी जॉन टर्नल थे। कौन थे, जॉन टर्नल, ठीक है। इसमें जो है इन्होंने मौर्य सम्राट अशोक जो है ना इनकी उपाधि थी प्रियदर्शी, ऐसा कहा। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप जो है ना इन्होंने जब अशोक का अभिलेख पढ़ा था तब उसमें जो उपाधि थी प्रियदर्शी राजा अशोक करके, तो इसका संबंध इन्होंने श्रीलंका के शासक तिस्न से जोड़ा था, ठीक है। लेकिन बाद में शोध द्वारा प्रकाशित हुआ, ध्यान में आया कि यह प्रियदर्शी की उपाधि जो है ना अशोक मौर्य शासक अशोक इनकी है, ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि बंगाल के तैनात ब्रिटिश सेना के इंजीनियर है सर अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। सो अलेक्जेंडर कनिंगम जो है जेम प्रिंसेप को इन्होंने हेल्प की। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पुरातत्व की कार्य जो है ना इसमें
वृद्धि होने लगी। इसी के कारण 1861 में हम देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी स्थापना हुई। ठीक है, कहाँ पर हुई अगर पूछ लिया जाए तो नई दिल्ली, याद रखिए नई दिल्ली। ठीक है, तो इसके पहले सर संचालक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले क्या थे? सर संचालक हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पुरातात्विक स्रोत इनको 3 भाग में क्या किया है? वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया है। इसमें पहले पार्ट में अभिलेखों का अध्ययन करना है ना, दूसरे में मुद्रा का अध्ययन करना है और तीसरे पार्ट में हमें स्मारक का भी वर्णन करना है। ठीक है, अध्ययन कर लेना है। तो यह तो हो गए पुरातात्विक स्रोत, इनके 3 पार्ट। ठीक है, तो इसमें से जो अभिलेख है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है देशी अभिलेख और दूसरा है विदेशी अभिलेख। दूसरा कौन सा है? विदेशी अभिलेख है। कौन सा है? विदेशी अभिलेख है। ठीक है, इनको याद रखिए। तो विदेशी अभिलेख के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? तो विदेशी अभिलेख के अंतर्गत पहला अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख। ठीक है, भारत संबंधित जानकारी एशिया माइनर, ठीक है, यहाँ से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख है। यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में जो है ना इंद्र, मित्र, वरुण एवं नास्तस से जो है ना इनका उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? इनका उल्लेख मिलता है। अब इनका उल्लेख क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में जो है ना देवताओं का उल्लेख है। ठीक है, इंद्र, मित्र, वरुण एवं अश्विनी कुमार। यह रिलेटेड है। इसी से सिद्ध होता है कि आर्य जो है इनका मूल निवास स्थान एशिया माइनर था करके। ठीक है, विदेशी अभिलेख में बोगज कोई अभिलेख जो है ना इसके अंतर्गत हमें हितानी साम्राज्य एवं मितानी साम्राज्य जो है इनके बीच युद्ध के बाद हुई संधि का उल्लेख है और उस संधि के अंतर्गत हमें इंद्र, मित्र, वरुण और नास्तय इनका उल्लेख है जो ऋग्वेद कालीन देवताओं के समान हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? सेकेंडली हम देखते हैं बेहिस्तून अभिलेख एवं नस्त ए रुस्तम अभिलेख। दोनों ही अभिलेखों की अगर बात करें तो यह ईरानी सम्राट है दारा प्रथम। ठीक है, तो दारा प्रथम के शासनकाल से यह संबंधित है। और साथ ही साथ बेहिस्तान अभिलेख जो है इसमें गदर माने गांधार और शतगु माने सप्त सिंधु क्षेत्र जो है इस पर दारा प्रथम ने क्या किया? विजय प्राप्त की। और इस विजय प्राप्त के बाद जो है ना इनको इस पर्टिकुलर क्षेत्र से जो है ना 360 टैलेंट प्रति वार्षिक कर जो है ना, टैक्स जो है ना मिलता था। इस प्रकार से हमें इंफॉर्मेशन बेहिस्तून अभिलेख से मिलती है। साथ ही साथ नक्शे रुस्तम अभिलेख, यह भी किसका है? दारा प्रथम का है। ठीक है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि दारा प्रथम जो है ना इनका क्षेत्र जो है सिंधु घाटी पर इनका वर्चस्व हो गया था करके। ओके, इसके बाद के पार्ट में हम क्या देखते हैं? अशोक के अभिलेख या फिर मौर्यकालीन अभिलेख देखते हैं। तो अशोक के 40 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। अशोक के अगर भाब्रो अभिलेख की बात की जाए तो भाब्रो अभिलेख में अशोक ने स्वयों को क्या कहा है? मगधी राज कहा है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। साथ ही साथ मस्की, गुर्जरा, निटूर और ओदिगोलम अभिलेख अशोक का नाम अशोक मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो याद रखिए जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में मौर्य वंशीय शासक हमें देखने को मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ठीक है, शक शासक हमें देखने को मिलते हैं रुद्रदमन। ओके, साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है गुप्त टाइम पीरियड के शासक स्कंदगुप्त, इनका उल्लेख। ओके, तो इसको आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से समझना है। ओके, सो साथ ही साथ हम अगर बात की जाए इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की तो इसमें अशोक, चारुवाकी, समुद्रगुप्त, जहांगीर, ठीक है, इनका उल्लेख है। अभिलेख इनका अभिलेख है। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है ना प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए। ओके, चलिए, तो इलाहाबाद स्तंभलेख अभिलेख जो है ना 4 व्यक्तियों का पर्टिकुलर उल्लेख करता है ना। अशोक हो गए,
चारुवाकी हो गई, कारुवाकी हो गई, समुद्रगुप्त तथा जहांगीर का यह उल्लेख करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर अशोक की शिलालेख अभिलेख की बात की जाए तो इनके अधिकांश अभिलेख की भाषा क्या है, प्राकृत है, और लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी है। ठीक है, तो इनके अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। कितने, 4 लिपियों का इनके अभिलेख में प्रयोग हुआ है, जिनमें ब्राह्मी, अरेमाइक, खरोष्ठी एवं द्विभाषी अभिलेख हमें देखने को मिलता है। क्लियर, ओके। सो यहाँ से पहला अभिलेख है दशरथ इनका नागार्जुन गुहा शिलालेख। तो यह शिलालेख बिहार राज्य के जहानाबाद नागार्जुन पहाड़ी से मिला है। यहाँ से देखिए, याद रखिए ये कहाँ से मिला है, बिहार। अगर स्टेट पूछ लिया जाए तो इसको याद रखिए। राजा दशरथ जो है ना, इनके बारे में हमें हाँ पता चलता है कि किस प्रकार से राजा दशरथ ने आजीवक संप्रदाय है ना, तो इन संप्रदाय को वर्षा ऋतु में रहने के लिए 3 गुफाएं जो है ना दान में दी। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न जो है ना एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सेकेंडली, हेलियोडोरस का बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख, यह मौर्योत्तर अभिलेखों के अंतर्गत पहला अभिलेख है। हेलियोडोरस का बेसनगर का गरुड़ स्तंभ शिलालेख जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में है, बिरसा जिला है, और ग्राम कौन सा है, बेसनगर। ठीक है, ये इसको याद रखिए, यहाँ से भी बहुत से सवाल आते हैं। हेलियोडोरस कौन थे, तो याद रखिए यह राजदूत थे। किनके, इंडो बैक्ट्रियम शासक थे, जिनका नाम था एंट्री ऑल्डिकस। ठीक है, तो इनके राजदूत बनकर ये आए थे। यह गरुड़ हेलियोडोरस का बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें महाभारत के एक श्लोक का उल्लेख है। इस अभिलेख की अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा प्राकृत है, और लिपि की अगर बात की जाए तो ब्राह्मी है। ओके, साथ ही साथ इसमें जो है ना शुंग वंशीय शासक है, जिनका नाम है भागभद्र। अब काशीपुत्र भागभद्र हम कहाँ पढ़ेंगे, शुंग डायनेस्टी में पढ़ेंगे। ओके, तो शुंग वंशीय शासक है भागभद्र, इनका भी उल्लेख हमें यहाँ देखने को मिलता है। कहाँ, बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख में, है ना। हेलियोडोरस ने खुद को भागवत कर कर बताया है। यह जो है पूर्णतः वासुदेव इनको समर्पित है। इसके बाद हमने धनदेय का अयोध्या अभिलेख का अध्ययन किया। धनदेय का अयोध्या अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में अवस्थित है। यह शुंग वंशीय शासक थे, जिनका नाम क्या है, धनदेव था। ठीक है, इस अभिलेख की अगर भाषा पूछ ली जाए तो याद रखिए संस्कृत है, अगर लिपि पूछ लिया जाए तो ब्राह्मी लिपि है। इस अभिलेख में शुंग वंश के संस्थापक, शुंग डायनेस्टी कब देखेंगे, जब मौर्य वंश का पतन हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, उसके बाद आता है हमारा कौन सा वंश, शुंग वंश। ओके, सो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्पमित्र शुंग थे। कौन थे, पुष्पमित्र शुंग थे। तो पुष्पमित्र शुंग के बारे में जानकारी देने वाला यह जो अयोध्या अभिलेख है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो साथ ही साथ पुष्पमित्रों द्वारा किए गए 12 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो यह धनदेय का अयोध्या अभिलेख है। इस अभिलेख से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख। ठीक है, तो खारवेल इनका हाथी गुंफा अभिलेख जो है ना, याद रखिए कि गुफा जो है उड़िया भाषा में गुंफा कहा जाता है, गुफा को। ओके, तो खारीवेल का हाथी गुंफा संग्रह ओडिशा कहाँ पर है, ओडिशा राज्य के पुरी जिला और उदयगिरी पर्वत पर अवस्थित है। ठीक है, राज्य उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा है। यह अभिलेख कलिंग के खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख जो है ना, चेदी वंश की हमें जानकारी देता है कि चेदी वंश के शासक थे, जिनका नाम है खारवेल। ठीक है, तो यह खारवेल द्वारा संकलित किया गया है। इसकी ब्राह्मी लिपि है और भाषा प्राकृत है। ठीक है, खारवेल का अभिलेख जो है ना, इनका जैन धर्म अनुयायी खारवेल थे, इस बात की पुष्टि होती है। इस बारे में जानकारी यहाँ से मिली है। यह अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल के जीवन, ठीक है, पर्टिकुलर उनका जीवन बताया गया है। उनके शासन टाइम पीरियड के 13 वर्षों का जो क्रमबद्ध इतिहास है, यह कहाँ से देखने को मिलता है, खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख। खारवेल शासक का नाम है,
जो कहाँ का शासक था, चेदी वंश का, कलिंग यहाँ का यह शासक था। ठीक है। साथ ही साथ खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म का उल्लेख मिलता है, और याद रखिए कि जैन धर्म का उल्लेख करने वाला यह प्रथम अभिलेख है। आईएमपी कीजिए, जिसमें इन्होंने खुद को, माने कि खारवेल ने खुद को भिक्षुराज की उपाधि दी है। ठीक है। साथ ही साथ खारवेल ने मगध के शासक बृहस्पति मित्र को हराया। क्या हुआ था, तो हम नंद वंश का अध्ययन करेंगे। नंद वंश के महापद्मानंद के बारे में हम पढ़ते हैं कि महापद्मानंद क्या करते हैं, यहाँ पर माने कलिंग चेदी कलिंग का जो क्षेत्र है यहाँ पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण से क्या करते हैं, जिनासना की मूर्ति लेके कहाँ जाते हैं, मगध में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, मगध। ठीक है। जब खारवेल इनका टाइम पीरियड आता है, तब यह क्या करेंगे, यहाँ आक्रमण करेंगे। किस लिए, तो जिनासना की मूर्ति को वापस ले जाने के लिए। इसको याद रखिए। इस अभिलेख में खारवेल ने यवन, सातवाहन शासक सातकर्णी और पांड्य राज्य जो है ना, इनके साम्राज्य में संबंधित थे, माने यह क्षेत्र इनके साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, इस बारे में भी जानकारी दी है। ओके। इसके बाद हमें देखने को मिलता है नागनिका का नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख जो है ना, हमें देखने को मिलता है पुणे में है। कहाँ पर है, पुणे में हमें देखने को मिलता है नानाघाट अभिलेख। नागनिका रानी थी यह। कौन से वंश की इंफॉर्मेशन देता है, सातवाहन वंश की इंफॉर्मेशन देने वाला यह इंपॉर्टेंट क्या है, अभिलेख है। ठीक है। महाराष्ट्र में है, पुणे। ओके। हाँ, यहाँ से चलिए। यह अभिलेख सातवाहन शासक सातकर्णी एवं उनकी पत्नी नागनिका, ठीक है, इन्होंने खुदवाया है। सातकर्णी ने दक्षिणापतपति इसमें कहा गया है, सिमुक वंश का धन इसमें कहा गया है। साथ ही साथ इन्होंने अश्वमेध राजसूय यज्ञ किया है, इसके बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। इसके बाद है गौतमी बलश्री का नासिक गुहा प्रशस्ति लेख। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन से अभिलेख से, तो गौतमी बलश्री का नासिक गुहा प्रशस्ति लेख से। अगर इस अभिलेख की बात की जाए तो यह कहाँ पर है, नासिक में है। ठीक है। ओके, महाराष्ट्र नासिक में है। और गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो इनकी मृत्यु के बाद इनकी माता है ना गौतमी जो है ना, यह इसको उत्कीर्ण कराती है, और जब यह उत्कीर्ण कराती है तब दूसरे शासक माने कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का टाइम पीरियड चल रहा था, इसलिए इस अभिलेख को वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का नासिक प्रशस्ति लेख के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सातवाहन शासक विजय, उनकी धर्म के बारे में साथ ही साथ सातकर्णी को त्रिसमुद्र तो ये वाहन करके इसमें संबोधित किया है। ओके। यह एक प्रश्न है जो एक बार पूछा गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक कौन थे, ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी ग्रैंड टफ, सी मैकमुलर, और डी है हमारा सर पीजे मार्शल। ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए, कल के सेशन में मिलेंगे, और कल के सेशन में तीसरा पार्ट विदेशी विवरण को हमें कवर करना है। थैंक यू सो मच।